हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो यार सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम टेंस का लेसन नंबर 4 करने वाले हैं। बाकी के 3 जो लेसन हमने पहले किए हैं उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम वोकैब करेंगे जो लास्ट क्लास में किया था हमने। फटाफट फर्स्ट वर्ड हमारा बिहोव। बिहोव जो हमने पढ़ा था वर्ब होता है, जिसका मीनिंग होता है सूटेड टू बिकम, बीफिट और बिकम। जो किसी को सूट करे। फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट बिहोव आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू बिरेट वन अनदर। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को सूट नहीं करता है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाए, एक दूसरे को बिरेट करें। तो बिहोव मतलब होता है कि किसी को सूट नहीं करता बेसिकली। सेकेंड वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रेजन बिहेवियर ऑफेंडेड हिज पेरेंट्स। उसका जो ब्रेजन बिहेवियर था यानी कि जो उसका इंसोलेंट बिहेवियर था, इम्प्रूडेंट यानी कि जो उसका बैड बिहेवियर एक तरह से बोलूँगा, ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ। ब्रेजन मीन्स एक तरह का बैड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, हार्श बिहेवियर। तो आप देखो, ब्रेजन के साथ साथ आपको अगर इंसोलेंट और इनके मतलब नहीं पता तो आपको नए 2 वर्ड्स और सीखने को मिल गए। तो ऐसे हम लोग वोकैब हमारी बढ़ाते रहेंगे और डेली हम नए नए वर्ड्स सीखते हैं। इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट का मतलब ये है रूड और हार्श किसी के साथ होना, तो प्रेजेंट बिहेवियर। फिर थर्ड वर्ड था हमारा बेनिट्रिंग। बेनिट्रिंग इज अ नाउन और बेनिट्रिंग नाउन होता है और जिसका मतलब होता है टीजिंग और जोकिंग। एक होता है किसी को चिढ़ाना, लेकिन एक होता है किसी को हल्के में मजाक करना, किसी के साथ हल्का सा पोक करना, तो उसको बोलते हैं बेनिट्रिंग। जोकिंग टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, जोकिंग मजाक करना किसी के साथ, तो उसको बोलते हैं बेनिट्रिंग। फोर्थ वर्ड हमने पढ़ा था बेरेवमेंट। बेरेवमेंट नाउन होता है जिसका मतलब है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस। जब किसी हमारे रिलेटिव, आस पड़ोस के फ्रेंड्स के किसी की डेथ होती है तो उसको बेरेवमेंट बोलते हैं। फिर फिफ्थ वर्ड था हमारा बेट्रोथ। बेट्रोथ इज अ वर्ब और दैट मीन्स एंगेज टू मैरी। एंगेजमेंट अगर किसी की हो जाती है उसको बोलते हैं बेट्रोथ और इसको वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, वर्ब की तरह। ठीक है, तो आज का लेसन सबसे फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। तो मैंने आज लेसन जो थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि आज जो मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसीलिए आप कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने वीडियो छोटा रखा है ताकि चीज़ें इकट्ठी ना हो और आपको थोड़ा समझने में टाइम मिले। और कोई डाउट हो तो आप साथ साथ मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ही ऑलरेडी वॉच्ड दैट मूवी। जो हमने लास्ट क्लास में हमने पहले पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंसेज और इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें है क्या। सबसे पहले तो आपको खुद देखना है वीडियो पॉज करके कि सेंटेंस में करेक्शन है नहीं है, सही है नहीं है, और रीज़न क्यों सही है क्यों नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ही ऑलरेडी वॉच्ड दैट मूवी। तो इसमें सबसे पहले टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, वॉच्ड अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे कोई टाइम रेफरेंस दिया हुआ है क्या? हाँ, मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। ऑलरेडी जो मेरा वर्ड है इससे ये मेरा एक टाइम रेफरेंस है। टाइम रेफरेंस का मतलब, ऑलरेडी का मीनिंग सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। देखो, ऑलरेडी का मीनिंग होता है बाय देन। बाय देन का मतलब होता है कि तब तक। और इसका टाइम रेफरेंस से मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ही ऑलरेडी वॉच दैट मूवी, तो अगर इस यानी कि उसने वो मूवी ऑलरेडी वो देख चुका है। तो अगर ये बात अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कर रहा हूँ तो उससे पहले वो जो मूवी देखने का जो काम है वो हो चुका है, वो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस बात को बोलने के लिए मैं जो पुरानी बात है, जो मूवी देखने की बात थी, उसको पास्ट की तरह लूँगा। तो उसको परफेक्ट स्टेट में मैं एक्सप्रेस करूँगा। जो मूवी देखने का जो मेरा काम था उसको परफेक्ट स्टेट में करूँगा क्योंकि जो मूवी देखने का काम था वो हो चुका है ऑलरेडी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी का मतलब बाय देन है, तो ये मेरे को कौन से टेंस में आना चाहिए? प्रेजेंट में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए, फ्यूचर में आना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है ये तीनों टाइम्स फ्रेज में आ सकता है। प्रेजेंट में भी सही हो जाएगा, पास्ट में भी सही हो जाएगा और फ्यूचर में भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंस तीनों में ठीक बनेगी इसकी, क्योंकि इसका मतलब है बाय देन, ऑलरेडी का, तब तक। तो अगर मैं इसके बाद फ्यूचर में कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर के हिसाब से इसका टेंस चेंज कर दूँगा। अगर पास्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पास्ट की बात कर रही है, तो अगर पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पास्ट से पहले मूवी देखने का जो काम है वो हो चुका है। तो इसको मैं
इसको मैं पास्ट परफेक्ट में लिखूँगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज़ ऑलरेडी वॉच दैट मूवी, ये इसका आंसर हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट परफेक्ट होता है स्ट्रक्चर, तो उस हिसाब से मैं इसको ही हैड ऑलरेडी वॉच दैट मूवी लिखूँगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही डैश दैट हिज मनी डैश, इसमें मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, फाइंड और स्टील। ये जो दो वर्ब्स दिए हैं इनको आपको फिट करके देखना कि कौन सा इसमें सूटेबल है, और तो वीडियो पॉज करके आपको सबसे पहले यही देखना है कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा, कौन सा टेंस इसके साथ सही लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है और इस सेंटेंस की सेंस क्या है वो समझते हैं। ही डैश दैट हिज मनी डैश, फाइंड और स्टील दिया हुआ मुझे, यानी कि एक को पता चला और एक जगह चोरी हुई है, तो आपके पहले चोरी होगी आपको पता चलेगा, कौन सा काम पहले होगा पहले आपको ये डिसाइड करना है। ये तो मॉरल कॉमन सी सेंस है कि पहले चोरी होगी उसके बाद मुझे पता चलेगा, पहले पता चलेगा उसके बाद चोरी नहीं होगी, गलत हो जाएगा क्योंकि सेंस ही नहीं है। तो पहले चोरी होगी उसके बाद हम किसी भी आदमी को पता चलेगा उसके बारे में। तो ही फाउंड दैट, तो एक काम तो मैं बता दूं, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं ये काम बोल रहा हूँ कि एक काम पहले होगा और एक बाद में होगा, तो एक तो पास्ट टेंस में होगा, और एक अगर पास्ट में है तो दूसरा काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और एक काम है अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो दूसरा काम किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, जो प्रेजेंट से पहले हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही, मैं इसको टाइप कर देता हूँ एक सेकंड, ही फाउंड दैट, फाइंड का यहाँ पे हो जाएगा, ही फाइंड का हो जाएगा मेरा पास्ट टेंस में, अगर मैं बात करूँ ही फाउंड दैट हिज मनी हैड बीन स्टोलन, हैड बीन स्टोलन, ये इसका पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पास्ट में बात करूँ तो ही फाउंड दैट हिज मनी हैड बीन स्टोलन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप समझते हैं एक और चीज़ इसके अंदर, मैंने ये तो जो फाउंड लिखा है ये तो मैंने पास्ट में लिख दिया, और दूसरा मैंने लिखा है हैड बीन स्टोलन, ये वर्ब यूज़ करें, तो मैंने जो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो स्टोलन आ गया, ये बीन हमारा एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, इसको हमको समझना है। मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे कुछ जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंसेस का, वो कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, जो काम को करता है। तो यहाँ पे जो चोरी करने का काम है वो ही ने नहीं किया, वो किसी और पर्सन ने, चोर ने किया है। तो अगर किसी भी चोर ने अगर किसी ये वाला काम किया तो इसको हम पैसिव स्टेट में लिखो, पैसिव फॉर्म में लिखें। तो ये जो बीन है ये एक पैसिव फॉर्म है, ना कि कोई टेंस है, तो एक पैसिव फॉर्म ऑफ स्टेट बता रहा हूँ मैं कि ही हैड स्टोलन, तो जो द मनी हैड बीन स्टोलन, तो किसी और के द्वारा चुराया गया है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पैसिव फॉर्म लिखा, तो ये पैसिव फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है। और फिर है इफ़ इवेंट्स इन पास्ट टेक प्लेस बिफोर अनदर वन इट मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट, तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके ऑलरेडी कि अगर पास्ट से पहले कोई काम हो रहा है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में शो करते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ, अभी जो आज मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है पास्ट सब्जेंटिव मूड। पास्ट सब्जेंटिव मूड क्या होता है एक्चुअल में, ये अलग से चैप्टर आएगा एक, जो कि हम इसके बाद कंडीशनल पढ़ेंगे, उसके बाद मूड का एक चैप्टर आएगा, मूड करके एक चैप्टर होता है जिसके अंदर 3 टाइप्स के मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड, सब्जेंटिव मूड। तो उस सब्जेंटिव के भी 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट सब्जेंटिव मूड। तो उसका एक पास्ट सब्जेंटिव मूड का जो एक छोटा सा पार्ट है मैं टेंस में डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि टेंस से इसका रिलेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, और जो उसका यूसेज है वो भी टेंस में ही होता है, मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं वो टेंस से रिलेटेड ही एरर वगैरह आते हैं, इस वजह से मैं इसमें टेंस में कवर कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, ताकि आपको टेंस के साथ एग्जाम्पल दे के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ पास्ट सब्जेंटिव मूड होते क्या है। ये यूज़ तो टेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेंस होते नहीं हैं। ये जो जितने भी सब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो शो करते हैं एक इंडिकेशन
किसी का एक हिंदी में बताऊँ तो मैं एक राय, किसी की विचारधारा, किसी की राय, किसी की विश, जो लोग बोलते हैं ना काश ऐसा हो सकता, काश वैसा होता, तो उस काश को हम मूड की तरह डिफाइन करते हैं और इसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैव अ कार, ये एक मैंने सेंटेंस लिया, तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ आई विश आई हैव अ कार, तो इसमें जो मेरा पास्ट सब्जेक्टिव मूड है मुझे कैसे समझ में आई, इसको देख के, आई विश को देख के। आई विश का मतलब है ये एक इंडिकेशन, एक मूड है, ये कोई रियलिटी नहीं है। उसके पास कार थी नहीं, लेकिन वो एक सोचता है कि ऐसी एक आशा रखता है कि उसके पास कार होती है, तो ये मूड है एक तरह का। तो इसको हमें समझना है कि इसको ठीक कैसे करना है, इन सेंटेंसेस में एरर क्या हो सकती है और कैसे हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, अगर मुझे देखता हूँ आई विश, ये तो मेरा मुझे पता चल गया कि मूड का सेंटेंस है। उसके बाद आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार क्या डिफाइन करता है, हैव मेरी वर्ब होगी जो कि बताती है कि प्रेजेंट की बात है। तो अगर ये प्रेजेंट की बात है और ये विश कर रहा है कि उसके पास कार होती, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्चुअल में उसके पास है नहीं कार, लेकिन वो बस एक सोच रहा है कि काश उसके पास कार होती। तो अगर उसके पास कार है ही नहीं, तो मैं प्रेजेंट टेंस में कैसे लिख सकता है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो फैक्ट्स लिखे जाते हैं, और ये बात तो गलत है, तो इसलिए मैं इसको काट के मैं इसको पास्ट में लिखता हूँ, आई विश आई हैड अ कार, हैड अ कार लिख दूँगा, पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो जब भी हम किसी मूड को, कोई विश होती है हमारी, कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उनको पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी नहीं होते, वो एक इमेजिनेशन होते हैं। तो और वही मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड हमारा बताता है इमेजिनेशन वगैरह के बारे में। आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और हम इसके बारे में काफ़ी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये क्लैरिटी हो जाए कि ये है क्या एक्चुअली में, और टेंस में इसका कैसे यूसेज हो सकता है, और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस हम ले रहे हैं, आई विश ही इज़ अ मंकी। जैसे हम बोलते हैं किसी को या सोचते हैं कि आई विश ही इज़ अ मंकी, तो इस जो हमारा है ये तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जो कि ऐसा तो हो नहीं सकता आई विश ही इज़ अ मंकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बताता है कि ये एक फैक्ट है, फैक्ट क्या और रियलिटी बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कोई भी इंसान मंकी तो हो नहीं सकता, ये तो गलत सेंस होगी। तो अगर ये गलत सेंस होगी, लेकिन इसमें क्या लिखा, आई विश पहले लिख दिया है, यानी कि बस ये सोच रहा है, ऐसा एक अपनी राय रख रहा है कि काश ऐसा होता। तो अगर काश की जब भी मूड की बात करें तो उसको मैंने क्या होता है, हम पास्ट में लिखते हैं। तो आई विश ही वर अ मंकी, वर अ मंकी हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, ये वाला सेंटेंस समझते हैं। और इसके साथ एक और, आपको ये दोनों सेंटेंसेस देखने, आई ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, और दूसरा ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। ये दोनों सेंटेंसेस को आपको एक बार वीडियो पॉज करके देखो कि ये सेंटेंस दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसमें है क्या एक्चुअली, और इसकी सेंस बताता हूँ है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं, ही टॉक्स एज इफ ही इज़ मैड, और दूसरा ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है, इज़ और वर का चेंज हो रहा है, और जो कि मैंने बताया कि इज़ और वर में पास्ट सब्जेक्टिव मूड का डिफरेंस आता है। तो इसकी सेंस देखते हैं, मतलब मीनिंग सॉर्ट ऑफ सेंस क्या बन रही है सेंटेंस की। अगर मैं बोल रहा हूँ ही टॉक्स एज इफ ही इज़ मैड, तो इसका मीनिंग, ये सेंस जो डिनोट कर रहा है वो होगी कि ही टॉक्स, वो ऐसे बात कर रहा है एज इफ ही इज़ मैड, जैसे कि वो पागल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऐसे बात कर रहा था, जैसे अगर कोई इंसान है किसी के बारे में बात कर रहा हो, वो किसी के बारे में बता रहा हो किसी को, तो वो बता सकता है कि वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो पागल हो। तो ये क्या, ये सेंस बन रही है सेंटेंस की? बिल्कुल बन रही है। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप किसी से बात करो और कोई आपको आर्टिकुलेट ना कर पाए, आपको जल्दी से समझा ना पाए, या आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, या वो अजीब एक बात कर रहा हो, तो आपको लगे कि वो आदमी पागल है, कोई पागल वाली बात कर रहा हो, तो आप बोल सकते हो ही टॉक्स एज इफ ही इज़ मैड, वो पागल है, ऐसे बात कर रहा है जैसे वो पागल है। तो ये इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, ये फैक्ट हो सकता है, या आपको जो भी लगाओ ये ठीक है, इसके सेंस बन रहे, कोई गलती नहीं इसमें। दूसरा सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। अब ये मैंने यहाँ पे वर लगा दिया और पास्ट की बात कर दी है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये सेंटेंस भी ठीक है मेरा, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग्स बदल जाते हैं।
जो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग है वो अलग अलग है। इसमें है कि ही टॉक्स एज इफ ही इज़ मैड, जैसे कि वो पागल है। यहाँ पे तो बता रहे कि उसकी बात हुई है और वो एक्चुअल में पागल है। फॉर एग्जांपल जो कहना चाह रहे हैं कि वो एक्चुअल में पागल है, और यहाँ पे जो कह रहा है एज इफ ही वर मैड, तो ये वाला मूड का सेंटेंस हो गया। ये वाला जो सेंटेंस हो गया ये नॉर्मल हमारा टेंस का सेंटेंसेस हो गया नॉर्मल, और ये वाला जो सेंटेंस है ये हो गया मूड का। और अगर मूड का सेंटेंस हो रहा है वर की वजह से मुझे पता चल गया, तो इसका मतलब है ये एक इमेजिनेशन है, यानी कि वो सच में पागल नहीं था लेकिन उसको लगा एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो पागल हो। अब हमें पता नहीं है कि वो पागल है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक बस उसकी इमेजिनेशन की शायद वो ऐसा लग रहा था कि वो पागल है, और यहाँ पे वो कंफर्म था कि वो पागल था। तो ये दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आ गया सिर्फ मीनिंग की वजह से, और इसी की वजह से मुझे समझ में आ गया कौन सा मूड का सेंटेंस है कौन सा टेंस का सेंटेंस है। और मुझे मूड का पता ही है कि कौन से इसमें यूज़ होता है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो ये वाला मुझे यहाँ से पता चल गया। तो उसके बाद फिर हम आगे वाले सेंटेंस पे देखते हैं। आई होप ये वाले समझ में आ रहे हैं आपको, और अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ मेरे को बताओ, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और एग्जाम्पल से। आगे भी हम लोग एग्जाम्पल्स काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्कूल्स हिम एज इफ शी इज़ और वर हिज वाइफ। तो यहाँ पर मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा एक ठीक है या दोनों ठीक है या कोई भी ठीक नहीं है, ये आपको डिसाइड करें। पर वीडियो पॉज करके खुद सोचो, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है आपको, ये 4 सेंटेंसेस ऊपर के बताए हैं, इसको देखकर इसको समझ करके ये वाला टेंस आप डिसाइड करो कि इन दोनों में से इज़ ठीक है या वर्ड ठीक है या दोनों ठीक है या दोनों गलत है। ये आपको एक बार वीडियो पॉज करके देखो, ठीक है। हम इस सेंटेंस पे आते हैं और इस सेंटेंस की सेंस देखते हैं कि क्या इससे पता लग रहा है। सबसे पहले हम इज़ को लेके चलते हैं। शी स्कोर्स हिम एज इफ शी इज़ हिज वाइफ। शी स्कोर्स एज इफ शी इज़ हिज वाइफ, वो ऐसे डांट रही थी कि जैसे वो उसकी बीवी हो। तो इज़ क्या हमें डिनोट करता है कि ये देखो मैंने बताया, इज़ क्या डिनोट करता है कि शी मे बी, वो हो भी सकती है इसकी वाइफ। ये टेंस का सेंटेंस है, और ये क्या मतलब मीनिंग सेंस डिनोट क्या कर रहा है कि हो सकता है वो उसकी बीवी हो सच में, इसी वजह से वो उसको बस स्कोल्ड कर रही है। ये हमें कंफर्म नहीं है कि वो उसकी बीवी है भी या नहीं भी। तो हम जब है हमें श्योरिटी नहीं होती किस चीज़ की, तो इस केस में हम इज़ का यूज़ कर लिया यहाँ पे, और ये सेंटेंस इसके साथ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सेंस हमारी हो जाती है कि हो सकता है वो है भी और हो सकता है वो नहीं भी है, हम श्योर नहीं है। तो अगर जब हम श्योर नहीं होंगे तो इसका यूज़ कर लेंगे। अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सेंस बने कि ये सब्जेक्टिव मूड का हो जाएगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल हो जाएगा अगर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। और अगर वर्ब का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम श्योर हो जाएंगे वो उसकी बीवी है नहीं। तो अगर वो उसकी बीवी नहीं है तो इसकी सेंस क्या बनी सेंटेंस की, शी स्कोल्ड्स हिम एज इफ शी वर हिज वाइफ। वो ऐसे डांट रही थी जैसे उसकी बीवी हो। फॉर एग्जांपल उसकी कोई काम वाली हो किसी की, वो काम वाली किसी अपने मालिक को डांट रही हो और हम देख रहे हो, तो अगर हमें ऐसा लगे कि वो तो ऐसे डांट रही है जैसे उसकी बीवी है, और हमें ये बात पता है कि वो उसकी मेड है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम इसको ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे, शी स्कोल्ड्स हिम एज इफ शी वर हिज वाइफ। वो उसको ऐसे डांट रही थी जैसे वो उसकी बीवी हो, जो कि हमको पता है कि वो नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूसेज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में सही है, इस भी ठीक है वर्ब भी ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब देखो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। ये नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही बिहेव्ड एज दो ही ओन्ड दिस वर्ल्ड। ही बिहेव एज दो ही ओन्ड दिस वर्ल्ड। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि पूरी दुनिया उसकी है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है। ही बिहेव्ड, वो ऐसे बिहेव कर रहा था एज दो, जैसे कि वो पूरे उल्टे। तो मुझे बिहेव से समझ में आ गया कि यार पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये तो पास्ट टेंस में मुझे रखा है। ये जो बिहेव्ड है ये तो मेरा मेन वर्ब है और ये मेरा पास्ट टेंस में है। बात तो पास्ट टेंस की हो रही है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा था एज दो ही ओन्ड दिस वर्ल्ड, वो ओन कर रहा है वर्ल्ड को। तो हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ओन्ड को। ये भी पास्ट टेंस में। तो अगर ये पास्ट टेंस में हो तो ये गलत हो जाएगा। इसको जो ऑलरेडी पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैड ओन्ड। ही बिहेव्ड एज दो ही हैड ओन्ड दिस वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा क्यों है। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, वह जो हमारी यहाँ पे टेंस है वो यहाँ पे टेंस का एग्जाम्पल है, ये टेंस नहीं है। हैड ओन्ड जो है ये हमारा टेंस नहीं है, ये हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड है।
मैं आपको ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये टॉपिक जो है इतना ही बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कईयों के लिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक। ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ये टेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये टेंस नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बिहेव, मैंने हैड ओन सबसे पहले यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब बात हो रही थी बिहेव की, पास्ट टेंस की बात हो रही थी, और ओन की बात हो रही है। ये वाला काम जो है ये बेसिकली देखा जाए तो पहले हो रहा है, और इसी वजह से मैंने हैड ओन लिखा है। लेकिन ये बात जो हो रही है सब कुछ एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। मूड क्यों है? क्योंकि कोई भी आदमी इस पूरी दुनिया का मालिक नहीं हो सकता, कोई भी इस दुनिया को खरीद नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बात है ये अनरियलिटी है, ये एक सिर्फ इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन वाली बात है, ये फैक्ट नहीं हो सकती ये बात कि कोई पूरी दुनिया का मालिक हो। इसी वजह से हमने इसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखा है, ठीक है। और जब भी अगर पास्ट टेंस में बात हो रही है तो हम इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला एग्जांपल देखते हैं। ही वॉकड एज इफ ही वर इन। अब आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको वीडियो को फिर से पॉज करो और इसको देखो, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको समझना है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा तो एक बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पॉज करो, सेंटेंसेस को जैसे मैं बोल रहा हूँ एक बार खुद चेक करो कि इस सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, उस सेंटेंस को समझो और फिर उसको चेक करो कि सही है गलत है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख लो कि जो मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन दी वो आपको समझ में आया नहीं है, और फिर भी नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ही वॉकड एज इफ ही वर इन। वो ऐसे चल रहा था जैसे कि वो बीमार हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या बात हो रही है। सबसे पहले तो मुझे वॉकड से समझ में आ गया कि वॉकड है वो है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, और वर से मुझे समझ में आ गया कि ये सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है। तो अगर मैं इसमें ऐसे देखूँ ही वॉकड एज इफ से बेसिकली समझ में आता है कि ऐसे ऐसे चल रहा, मतलब जैसे जो अगर मैं इंडिकेशन की बात करूँ तो मुझे समझ में कैसे आता है कि ये सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली एज इफ से समझ में आता है कि ऐसे, जैसे कि मानो ऐसे चल रहा था जैसे वो ऐसे हो, तो इन सब बातों से मुझे पता चल जाता है। एज इफ उसी का एक इंडिकेशन है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का, ठीक है। तो टेंस कौन से टेंस की बात हो रही है? सबसे पहले तो वॉकड लिखा हुआ है तो मैं समझ गया पास्ट टेंस की बात हो रही है। और अगर लिखा हुआ एज इफ ही वर इन तो ये वर तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि अगर पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। बेसिकली है वो टेंस नहीं, लेकिन टेंस यूज़ होगा हैड बीन। और बीन क्यों यूज़ होगा? क्योंकि वर जो था हमारा वर बी की फॉर्म होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जो बी की फॉर्म होती है कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बी की बीन, बी डबल ई एन, और फोर्थ जो कंटिन्यूस फॉर्म होती है उसी की होती है बीइंग, बी ई आई एन जी, ठीक है। तो उसकी जगह या तो, और हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा इसकी वजह से आ गया। और अगर मैं लिख रहा हूँ ही वॉकड एज इफ ही हैड बिन इन, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ ही हैड बिन इन तो इसका सेंस क्या डिनोट होगा कि हम विश इफ श्योर दैट ही वॉजंट, हम श्योर थे कि वो बीमार नहीं था, इसी वजह से हमने कहा ही वॉकड एज इफ ही हैड बिन इल, वो ऐसे चल रहा था जैसे कि वो बीमार हो। और जब हम ये बात बोल रहे थे तो हमको पता था कि वो बीमार नहीं था, इसी वजह से हमने हैड बिन लिखा है। तो इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इस आंसर के, और उसी मल्टीपल आंसर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उन सबकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं हर आंसर के साथ। तो अगर हैड बिन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमको पता था कि वो बीमार नहीं है, लेकिन वो चल ऐसे रहा था जैसे वो बीमार है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पास्ट टेंस की बात करूँ, मूड ना लिख के मैं टेंस लिखूँ, ही वॉकड एज इफ ही वॉज इन, ही वॉज इन, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये हम बोलेंगे कि रियलिटी है, पास्ट की बात है कि वो ऐसे चल रहा था जैसे वो बीमार था, एज इफ ही वॉज इन, वो ऐसे चल रहा था जैसे वो बीमार हो, और एक रियलिटी है कि सच बात हो जाए कि भाई वो सही में था, शायद वो सही में ही बीमार था, इस वजह से वैसे चल रहा था, ठीक है। दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है जो मैंने लिखा होगा, ही माइट बी, जब हम श्योर ना हो कि वो एक्चुअल में बीमार था या नहीं था, अनश्योर हो, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ही माइट बी इन, ही वॉकड एज इफ ही माइट बी इन। अब देखो मैंने क्या बताया, पास्ट टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे मैंने यूज़ क्या किया है, बी यूज़ किया है, जो कि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं बताता हूँ जो माइट है ये मेरा मोडाल है, मोडाल, और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की जो फॉर्म आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखनी है आपके बात। तो मोडाल्स के बाद हम जब भी यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसी वजह से यहाँ पे बी का यूज़ हुआ। बाकी आपको इनके बारे में भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी मोडाल होगा जैसे कि शुड, वुड, माइट वगैरह, ये सब मोडाल्स होते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इसके तीन पॉसिबल आंसर होते हैं, ये तीन पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं और इन तीनों के साथ अलग अलग मीनिंग भी बन रहा है इनका। तो आई होप भी आपको समझ में आया हो। और इसके बाद हम आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं। आई विश यू हैड मेट माई अंकल वैन यू आर इन आगरा। ये सेंटेंस देखते हैं। आई विश यू हैड मेट माई अंकल इन वैन यू आर इन आगरा। अच्छा एक सेकेंड, मैंने इसका ये लिख दिया। हाँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सेंटेंस एक्चुअली ये है, आई विश यू मेट माई अंकल वैन यू आर इन आगरा। ये वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो मुझे समझ में आ गया कि आई विश से मुझे समझ में आ गया कि ये मोडाल्स पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि बात सोची जा रही है, एक्चुअली रियलिटी में बस ये एक्सपेक्ट की जा रही है किसी से कि आई विश यू मेट माई अंकल वैन यू आर इन आगरा। अगर तुम आगरा में थे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे काश तुम मिले होते उनसे। तो अब मैंने बताया था वैन वाले जो फ्रेजेस होते हैं, वैन के बाद वाले, वो टाइम फ्रेज होते हैं। वैन के बाद मैंने अगर वैन यू आर इन आगरा, तो ये वाला पूरा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, टाइम फ्रेज हो गया है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, कुछ सेंटेंस वैन, अंटिल, एज सून एज वगैरह कुछ ऐसे बताए थे ना आपको, वो सारे टाइम डिनोट करते हैं। ये टाइम डिनोटिंग है। तो अगर ये टाइम डिनोटिंग है तो इसमें टाइम देख लेते हो कौन सा टाइम यूज हो रहा है, यू वर, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो अगर ये पास्ट की बात हो रही है तो ये भी जो हमारा ये और पास्ट सब्जेक्टिव मूड का है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग इसके हिसाब से। आई विश यू हैड मेट माई अंकल वैन यू वर इन आगरा। ठीक है, चलो गाइस, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। आई विश्ड आई न्यू द आंसर। तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो मेरे को टाइम फ्रेज इनसे पता चल जाता है, वैन की वजह से पता चल जाता है। लेकिन अगर ये ना दिया हो तो मुझे वर्ब से भी पता चल जाता है। जैसे विश्ड है यहाँ पे तो मेरा विश था, तो ये तो प्रेजेंट से विश कर रहा था, और तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि टाइम फ्रेज कौन सा है, तो मुझे यहाँ से पता चला था कि ये पास्ट टेंस की बात है। लेकिन अगर ये ना दिया हो तो मुझे कई बार वर्ब से भी पता चल सकता है कि कौन से टेंस की बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे अगर लिखा आई विश्ड तो मैं समझ गया यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। तो अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पास्ट के हिसाब से जो होगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होगा, वो पास्ट से पास्ट परफेक्ट टू उसकी तरफ आएगा। तो आई विश यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू की जगह आई विश आई हैड नोन द आंसर। आई हैड नोन द आंसर, न्यू का नोन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, न्यू तो सेकंड फॉर्म होती है। अच्छा एक और बात, जैसे कि अगर आप विश कर रहे हो, आप प्रेजेंट टाइम में अगर विश कर रहे हो तो उसके लिए आप किस विश जो होती है वो किस टाइम को लेके कर सकते हो। वो पास्ट को कर सकते हो, प्रेजेंट को कर सकते हो, फ्यूचर को लेके कर सकते हो, किसको लेके कर सकते हो, आप किसी को भी लेके कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंट में विश कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर तो आप किसी भी टाइम में उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, सपोज कर सकते हो, किसी भी टाइम में सपोज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी कर सकते हो और पास्ट का भी और फ्यूचर का भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज ही पास्ट में कर रहे हो, अगर आप जैसे विश्ड है, ये तो आप सपोज कौन से टाइम में करते हो, पास्ट टाइम में कर रहे हो, तो जो सपोज आप करोगे वो भी पास्ट में होगा। प्रेजेंट के हिसाब से जो आपने जो मतलब पास्ट के हिसाब से जो आपने जैसे विश किया, आपने विश किया, तो जो सपोज आपने आगे जाके किया, फ्यूचर का जो किया, तो प्रेजेंट टाइम में वो वाला सपोज भी पास्ट ईयर में एक तरह से। इस पर थोड़ा सा आप सोचना और ध्यान देना कि ये बहुत ही लॉजिकल बात है। तो जब भी हम विश भी करते हैं और पास्ट टाइम्स में अगर कुछ सपोज करते हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से वो भी पास्ट ही होगा। इस वजह से यहाँ पे हैड नोन आया है। ठीक है, आई होप मैं इसको आर्टिकुलेट कर पाया हूँ, आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और उसके हिसाब से अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा से सुनना। अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको दोबारा से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई विश आई डैश वट डैश रॉन्ग विद द कार। अब इसमें आपको देखना कौन सा सूटेबल आंसर है और उस हिसाब से लगाना है। तो आई विश डैश, अब इसमें एक तो नो है और एक बी की फॉर्म में लगाई हुई है। बी की फॉर्म में इज़ है, इज़ वॉज है, पास हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले समझना कि अगर ये टेंस का बात हो रहा है, टेंस की बात हो रही है या फिर सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है। तो आई विश से मुझे समझ में आ गया कि पास सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है। तो एक तो फॉर श्योर मेरा एक अगर प्रेजेंट में होगा तो दूसरा मेरा पास्ट में होगा, अगर एक पास्ट में होगा तो दूसरा मेरा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
ये मेरा प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में नहीं हो सकता। ये मेरा पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, ये भी नहीं हो सकता। ये जैसे पास्ट परफेक्ट में है और ये प्रेजेंट में है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन जैसे न्यू है और इज़ है। और सबसे पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तो सी है, वो मैं समझाता हूँ क्यों। न्यू है वो देख लेते हैं। न्यू ये हमारा पास्ट में हो गया और वॉज हो गया, ये भी पास्ट में हो गया। अगर एक पास्ट में तो दूसरा तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो आंसर तो हमारा पता चल गया सी है क्योंकि एक पास्ट में दूसरा प्रेजेंट में। अब इसकी सेंस लगा के देख लेते हैं कि सेंस ठीक हो रही है। आई विश आई न्यू वट इज़ रॉन्ग विद द कार। आई विश आई न्यू यानी कि उसको पता होता कि वट इज़ रॉन्ग विद द कार, करंट में कुछ गलत है, काश इसको पता होता कि क्या गलत है। तो सेंस एकदम ठीक बोल रही है, कोई गलती नहीं है। दूसरा इसका एक और आंसर हो सकता है, जैसे ये तो ऑप्शन में था नहीं, दूसरे मैंने क्या बताया, अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो भी ठीक हो सकता है। आई विश आई हैड नोन व्हाट वाज रॉन्ग विद द कार, तो ये सेंटेंस भी यहाँ पे ठीक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइस आज तो अच्छा एक और स्लाइड बचा, हाँ पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इट एक्सप्रेसेस इमेजिनेशन, अनरियलिटीज़ और इम्प्रोबेबिलिटीज़। इम्प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं जो अनलाइकली टू हैपन होते हैं, जो होती नहीं है। क्या बताया, जो सब इमेजिनरी होता है, जो कि फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट से अपोजिट कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर अनश्योर है, हमें पता नहीं है, हमें पता है कि वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि माई फ्रेंड इज़ अ कार, जैसे एक सेंटेंस में देता हूँ, माई फ्रेंड इज़ अ कार, माई फ्रेंड इज़ अ कार। ये एक सेंटेंस अगर आपको दे दिया है तो इसको आप कैसे ठीक करोगे। सबसे पहले ये तो है गलत तो है ही, क्योंकि सेंस तो बन नहीं रही माई फ्रेंड इज़ अ कार, क्योंकि फ्रेंड कोई भी आदमी और कार तो हो नहीं सकता। तो दूसरा, क्या मैं इसको पास्ट सब्जेक्टिव मोड में लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, इस सेंटेंसेस को हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड में इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरे पास जो इंट्रोडक्टरी, क्योंकि रिवीजन है, these sentences cannot be corrected because we cannot make this in past subjunctive mode. For that we need introductory word. हमें introductory word और phrase चाहिए होता है। introductory phrase, इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज इन स्टार्टिंग, जैसे कि इफ़ हो गया, आई विश हो गया, वुड रैदर हो गया, एज हो गया। जैसे जितने भी आपको सेंटेंसेस बताए उन सब के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, आई विश या फिर एज दो हो गया, ठीक है, वुड रैदर हो गया, इन सब के बारे में आई इफ़ हो गया। तो ये सारे इंट्रोडक्टरी वर्ड से ही मेरे को समझ में आता है कि वो पास्ट सब्जेक्टिव मोड है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। इसमें तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये सेंटेंस गलत है और इसको ठीक भी नहीं कर सकते हम लोग। ना तो इसको टेंस से ठीक कर सकते हैं, ना इसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड की वजह से ठीक कर सकते हैं। तो ये है सेंटेंस गलत है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ठीक करेंगे तो इसकी सेंस भी नहीं बनेगी। अगर इसको ग्रामेटिकली भी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वैसे भी सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी आदमी कार नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वर्ड, इंट्रोडक्टरी वर्ड तो मैंने बता दिया, इफ़ हो गया, आई विश। एक फ्रेज़ के बारे में बताता हूँ, फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ का एग्जांपल है, जैसे कि इट इज़ हाई टाइम, एग्जांपल से समझो इसको, ये एक एग्जांपल है, इट इज़ हाई टाइम ही एक्सेप्ट्स दिस ऑफर। यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ कौन सा इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ है जिससे मुझे पता चलेगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है। ये मुझे पता चलेगा इस वजह से, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम का मतलब है द मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट हैज़ वेरी लेस चांस ऑफ हैपनिंग, सो पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इस वजह से हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड किया। हाई टाइम का मतलब होता है कि इसके बहुत कम चांसेस है कि मैं एक्सेप्ट ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो एक तरह से एक इमेजिनेशन, इम्प्रोबेबिलिटी है, अनलाइकली टू हैपन है, बहुत कम चांसेस है कि वो हो पाएगा, बहुत कम चांसेस है। तो जब किसी भी चीज़ के बहुत ही कम चांसेस होते हैं तो उसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिख सकते हैं। इन फ्रेजेस से हमको समझ जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल बता दिया काफ़ी सारे। तो ऐसे का और भी जैसे कोई सेंटेंस अगर आ रहा है तो उसको आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि कौन से किस सेंटेंस के क्या सेंस बन रहे हैं। इसीलिए मैं आपको किसी भी चीज़ को रटने से, किसी भी रोक करने से मना कर रहा हूँ कि आप सेंटेंस की सेंस को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब सेंटेंस की, अब कोई नया वर्ड कल को आ जाएगा, जैसे आपने, मैं 4-5 वर्ड बता भी दूंगा आपको, या कोई कल को नया वर्ड आ जाएगा तो आप क्या करोगे एग्जाम में, आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो अगर आपको सेंस के बारे में पता होगा और आपको चीज़ों को समझ में आ रखे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपकी अगर ठीक होगी, कंसेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं कोई वर्ड्स को। अब देखो ऐसे सेंटेंस आ गया, इट इज़ हाई टाइम ही एक्सेप्ट दिस ऑफर, एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो यहाँ से मेरे समझ में आ गया पास्ट सब्जेक्टिव मूड का है। तो इस सेंटेंस से मुझे समझ आ गया तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ फिर, ठीक है। और अगर कि ये हो जाएगा तो ही एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा मेरा, ही एक्सेप्टेड दिस ऑफर, ये मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम दैट ही एक्सेप्टेड दिस ऑफर, पास्ट टेंस में, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही, आगे हम विचार करते हैं अभी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा रखा और सिर्फ पास्ट सब्जेक्टिव मूड को ही पढ़ाया कि आप इसको एक बार अच्छे से समझो। और आप टेंस से रिलेट करके ही मैं इसको अच्छे से समझा सकता था, इसीलिए मैंने इसको टेंस में डाल दिया। बाकी मूड का एक अलग चैप्टर आएगा, उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वोकैब पे बढ़ते हैं आगे फिर हम। तो सबसे पहले जो हमारा आज का वर्ड है वो है चेस्ट। चेस्ट हमारा जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्योर और वर्चुअस, प्योर और वर्चुअस। फॉर एग्जांपल शी इज़ नोन फॉर हर चेस्ट बिहेवियर, चेस्ट करेक्टर, अपने प्योर और बेदाग जो बोलते हैं उस करेक्टर के लिए वो शी जानी जाती है। कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है सबसे पहले तो एडजेक्टिव होता है और जिसका मतलब कन्विंसिंग और फोर्सफुल। कोजेंट फॉर एग्जांपल मोहन gave her a cogent reason for his behavior, अपने बिहेवियर के लिए उसने फोर्सफुल एक कन्विंसिंग एक रीज़न दिया कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों था, ठीक है। कनक्लेव, कनक्लेव का मतलब होता है सबसे पहले नाउन होता है और नाउन इस वर्ड का मीनिंग होता है प्राइवेट मीटिंग। कोई भी अगर प्राइवेट मीटिंग है उसको हम बोलते हैं कनक्लेव। राम एंड श्याम एग्रीड फॉर अ कनक्लेव, अब प्राइवेट मीटिंग के लिए राम और श्याम ने एग्री कर लिया और मिलने के लिए राजी हो गए, ठीक है। फिर फोर्थ वर्ड हमारा कंपल्शन। कंपल्शन सबसे पहले नाउन होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स, एक रिग्रेट की फीलिंग, एक पश्चाताप की फीलिंग और रिमोर्स की फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल सोहन हैड अ कंपल्शन फॉर व्हाट ही डिड, अपने जो भी उसने काम किया उसके लिए उसको फीलिंग ऑफ रिग्रेट थी, उसको पश्चाताप, एक रिग्रेट की फीलिंग थी उसके लिए, ठीक है। तो हमारा लास्ट का फिफ्थ वर्ड है वो है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड सबसे पहले एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है इलीगल गुड्स। इलीगल गुड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है कॉन्ट्राबैंड, इसको ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल पुलिस कॉट अ मैन विद कॉन्ट्राबैंड गुड्स, तो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा इलीगल गुड्स के साथ, कॉन्ट्राबैंड गुड्स के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो बार बार रिपीट करता हूँ, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। और अच्छा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, हम ज्योग्राफी भी शुरू करने वाले हैं। मैंने हमारा अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते तो एक हमारा पेज भी है इंडियन स्टडी हट के नाम से, और उस पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और क्या नाम है, हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने इंस्टाग्राम पे पहले वोटिंग करवाई थी कि मैं इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँ या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो क्लोज क्लोज सेम ही, हाँ सेम। 86% लोगों ने अभी फ़िलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बोला है, 86% ही इंडियन ज्योग्राफी के लिए बोला है। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ, आज ही आपकी वीडियो अपलोड भी कर देंगे मैं रिकॉर्ड करके होपफुली। और बाकी आप देख लेना उसको भी, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का जो सेशन है पूरा समझ में आएगा। तो चलिए गाइज, लेट्स फिनिश द सेशन ऑफ टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर।